हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस लेक्चर का जो आपका पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेट्स बिगिन द सेशन। Question number 1 is, by which amendment act the fundamental duties of citizens are included in Indian Constitution? भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 42nd अमेंडमेंट, जो कि आपकी कब हुई थी? 1976 में। और ये कौन सी इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। और इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वह हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। और साथ ही साथ जो आपकी पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी वे थी 10। और जब इसके बाद ये 86th अमेंडमेंट हुई थी, जो कि आपकी हुई थी 2002 में, जिसमें कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हो गई थी? टोटल 11। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी कौन से पार्ट में आती है? 4A में। और कौन से आर्टिकल में? 51A में। अगर बात करें हम 73rd अमेंडमेंट की, तो इसमें आपका क्या आया था? इसमें आया था आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। Question number 2 is, सिक्किम was made an integral part of India under the which amendment? तो आपने ये बताना है कि जो आपका सिक्किम है ये भारत का कब पार्ट बनाया गया था। तो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी वे आप बताएंगे। अगर हम बात करें, एक आपकी हुई थी 35th अमेंडमेंट, जिसमें कि सिक्किम को क्या दिया गया था? एसोसिएशन स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और जब 36th अमेंडमेंट हुई थी, उसमें क्या हुआ था? जो सिक्किम है इसको यह आपकी फुल स्टेट क्या कर दी गई थी? इसको फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। और ये फिर आपको कौन से स्केड्यूल में ऐड कर दिया गया था? फर्स्ट स्केड्यूल में ऐड कर दिया गया था। Question number 3 is, which of the following features of the Indian Constitution cannot be amended under Article 368? तो आपने ये बताना है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इसमें से कौन सी ऐसी हैं कि जिन्हें हम जिनका की अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो वह आपकी कौन सी है? वे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमने कौन से कंट्री से लिया है। Question number 4 is, which one of the following amendment of the Constitution of India deals with the issue of strengthening of the पंचायत राज? तो आपने क्या बताना है कि भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज को मजबूत करने के मुद्दे से संबंधित है। तो जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया था, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी आपकी? 73rd अमेंडमेंट। और कौन से ईयर में हुई थी आपकी? 92 में। और जो आपके इसमें क्या है कि 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आपके पंचायत है वह लॉ बना सकती है। और ये कौन से स्केड्यूल में डाला गया है? पंचायत को 11th स्केड्यूल में डाला गया है। और कौन से आर्टिकल में आती है ये आपकी? 243A से O तक। बात करें अगर हम 44th अमेंडमेंट की, तो इसमें क्या किया गया था? आपका इंटरनल इमरजेंसी वर्ड था, उसे चेंज कर हमने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया था। और अगर हम बात करें एक आपका इसमें 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुई थी, इसमें आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसे लीगल राइट बना दिया गया था। और इसे कौन से आर्टिकल में करा था इंसर्ट? 300A में। 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुई थी, इसमें क्या था कि जो पेरेंट्स की ड्यूटी रहेगी कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें क्या करा जाए? पढ़ाया जाए। और इसमें आपका मैंने आपको बताया था कि यह आपका DPSP आर्टिकल 45, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21A और फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में आती है। Question number 5 is, which of the following constitutional amendments have added Article 15(5) in the Constitution of India providing for reservation in educational institution in the private sector? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 93rd अमेंडमेंट। इसमें क्या था कि जो जैसे कि आपकी जो बैकवर्ड क्लास है उनमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, तो इसमें इस बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें आपके 81st अमेंडमेंट की, तो इसमें क्या है कि जैसे SC ST की जो सीट्स वेकेंट रह जाती हैं ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, तो क्या होता है कि जो उनकी फिर जो बैकलॉग में ना ये सीट्स को फिल करते हैं। 91st अमेंडमेंट की बात करें तो इसने क्या स्ट्रॉन्ग किया था आपका, इसने स्ट्रॉन्ग किया था एंटी डिफेक्शन लॉ को, जो कि आपका आया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में। और इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। और 86th अमेंडमेंट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें कि क्या था, ये आपका 2002 में आया था और किसके रिगार्डिंग था, ये आपका एजुकेशन के रिगार्डिंग। सो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 इज द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd एक्ट अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद। तो जैसे कि हमने अभी अभी करा था, तो ये किसके लिए है आपका, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में तो दी जाती है, बट क्या है आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी आप इनको रिजर्वेशन दी जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 इज द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइड इन। तो जो जैसे कि जो आपका अमेंडमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम करते हैं तो ये आपका आता है कौन से पार्ट में, ये आता है आपका पार्ट 20 में। और आर्टिकल कौन सा है आपका, आर्टिकल है आपका 368। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और जो आपकी आर्टिकल 368 में दो टाइप्स की आपकी होगी, क्या होगी, एक तो स्पेशल मेजोरिटी से करते हैं और एक क्या करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से हमें क्या लेनी पड़ती है, रेटिफिकेशन लेनी पड़ती है अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। The minimum age of voting in India was lowered from 21 to 18 years by the Constitutional Amendment Act। तो वह कौन सा एक्ट था आपका जिसमें कि आपकी जो वोटिंग एज है वह 21 से 18 ईयर्स कर दी गई थी। तो वह आपकी थी अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट 1988 में हुई थी। और इसमें अगर हम बात करें आपका आर्टिकल 326 की, तो यह इसमें क्या है, राइट टू वोट के बारे में बात की गई है, जिसे कि हम क्या कहते हैं आपका यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अगर आपको याद नहीं रहता कि 21 से 18 ईयर्स कौन से अमेंडमेंट में हुई थी, तो इसे आप याद रखें। जैसे 61st अमेंडमेंट थी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। तो जैसे यहाँ पे आपका 1 है ना, तो ये 1 है यहाँ पे, और ये क्या है आपका 18 ईयर्स, तो 8 एंड में, तो यहाँ पे 8 याद रखना। वैसे तो आपको याद हो ही गया होगा अभी तक। Question number 9 is by which amendment act of the Constitution of India were the directive principle of state policy given precedence over the fundamental rights wherever they come into conflict। तो इसमें क्या बोला गया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है, जहां कहीं भी वह अगर कभी भी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो DPSP को क्या करा गया है, आपकी वो दी गई है प्रेसिडेंस, मतलब प्रायोरिटी दी गई है। तो ये आपकी कौन सी अमेंडमेंट में बताया गया है, तो ये आपका बताया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुई थी। और अगर हम 40th अमेंडमेंट की बात करें, तो इसमें हमने बात करी थी लैंड रिफॉर्म्स में, और इसे हमने डाला था 9th शेड्यूल में। 44th अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, इसे क्या बना दिया था, आपका लीगल राइट बना दिया था आर्टिकल 300A में। और 44th अमेंडमेंट में ही आपका जो इंटरनल इमरजेंसी को चेंज करके हमने क्या करा था, आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस के ऊपर इमरजेंसी लगाई जाएगी। Question number 10 is the 42nd Amendment 1976 has incorporated into the Constitution of India a new chapter on। तो इसमें किसके बारे में बात की गई है कि जब आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया था तो क्या ऐड हुआ था, तो आपकी ऐड हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और तब वह आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी 10 और बाद में आपकी हो गई थी 11th। और जो एक ऐड हुई थी वह आपकी आई थी 86th अमेंडमेंट में ऐड हुई थी।
जो कि आपकी 2002 में हुई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो ये हमने कहाँ से ली हैं, यूएसएसआर से पार्ट 4A में आती हैं और आर्टिकल 51A में आती है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वाज सेड टू बी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को हम मतलब कौन सी अमेंडमेंट के बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सी आपकी हुई थी, ये आपकी हुई थी 42nd अमेंडमेंट जो कि आपकी हुई थी 1976 में। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी ऐड हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी। इसी अमेंडमेंट में जो आपका प्रियम्बल है इसमें अमेंडमेंट की गई थी, जो कि आपकी प्रियम्बल में अब तक एक ही बार अमेंडमेंट हुई है और 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। और इसमें आपका जो 7th स्केड्यूल है जिसमें कि आपकी किसके बारे में बात की गई है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स करे हुए हैं, जैसे कि जिसमें आपकी लिस्ट है यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसके बारे में क्या बात की गई है कि जो स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स हैं उन्हें किस में डाल दिया गया था, उन्हें आपका डाला गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो वे 5 सब्जेक्ट्स कौन से थे जो आपके स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे, तो वे थे आपके, पहला था एजुकेशन, दूसरा था आपका फॉरेस्ट, तीसरा था आपका वेट एंड मेजर, फोर्थ वन इज वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन, फिफ्थ इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इनको क्या किया था आपके, इसको डाला गया था स्टेट सब्जेक्ट से कहाँ पे, कॉन्करेंट लिस्ट में। और अगर इसमें इसी टाइम पे हमने जो अगर इमरजेंसी के टाइम क्या किया था इन्होंने कि 5 से 6 ईयर्स हो सकता है लोकसभा का टाइम, तो यह आपका सब हुआ था 42nd अमेंडमेंट जो कि आपकी कब हुई थी, 1976 में। Now question number 12 is which of the following has banned floor crossing by the members of elected on a planetary ticket to the legislative। इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो फ्लोर क्रॉसिंग है ये किसे कहते हैं। तो फ्लोर क्रॉसिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक पार्टी का जो बंदा है वह सेकंड पार्टी में चला जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग। तो इसे बैन किया गया था आपका, तो वह कौन सी अमेंडमेंट थी, ये आपकी थी 52nd अमेंडमेंट जो कि आपकी आई थी 1985 में। और कौन से स्केड्यूल में लिखा गया है इसके बारे में, 10th स्केड्यूल में। हम एक बार सारे स्केड्यूल्स भी करेंगे बाद में, तो मैं आपको बताऊंगी इन्हें कैसे याद रखना है। तो जो आपकी 52nd अमेंडमेंट थी इसमें आपका ये किया गया था बैन फ्लोर क्रॉसिंग को। और आपका ये पीपल रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है 1950 और 51, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है आपका डीलिमिटेशन के बारे में, लोकसभा की जो सीट्स हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं उनकी एलोकेशन कैसे करनी है, क्वालिफिकेशन लिखी गई है इसमें। Question number 13 is the right to property was removed from the list of fundamental rights and listed in the Constitution of India through which one of the following amendment। तो आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था जो कि फंडामेंटल राइट था उसे वहाँ से फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। और ये आपकी अमेंडमेंट हुई थी 44th अमेंडमेंट 1978 में, और इसे लीगल राइट बना दिया गया था अंडर विच आर्टिकल 300A। 73rd अमेंडमेंट किसकी थी, आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। Question number 14 is the 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in Lok Sabha on the basis of 1971 census. They shall remain unaltered till the first census to be taken after the year। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका 84th संशोधन अधिनियम ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या पर रोक लगा दी है। तो ये इन्होंने क्या कहा है कि वे वर्ष के बाद की जाने वाली पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेंगे। तो वह आपकी इसका क्या रहेगा, इसमें आपकी जो 84th अमेंडमेंट हुई थी ये हुई थी आपकी 2001 में। तो ये अब क्या बोला है इन्होंने, जो 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा ना, तो उसमें जो कि आपका होगा कब, 2031 में, तो इसमें क्या होगा, इस सेंसस में सीट्स चेंज होंगी आपकी, ठीक है। Question number 15 is which of the following constitutional amendment
इंटीग्रेटेड सिक्किम एज अ फुल फ्लैज स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो वह आपकी कौन सी अमेंडमेंट थी? तो वे थी आपकी 36th अमेंडमेंट, जो कि आपकी हुई थी 1975 में। 35th में बताया गया था इसे क्या? एसोसिएट स्टेट। Now moving to question number 16. Which of the following constitutional amendment introduced the anti-defection provision in the constitution for the first time? तो ये आपकी कौन सी अमेंडमेंट थी? तो ये थी आपकी 52nd अमेंडमेंट, जो कि आपकी आई थी 1985 में, जिसमें कि हमने किसके बारे में बात की गई है? एंटी डिफेक्शन में। और इसमें कि जैसे मैंने क्या बताया था कि अगर एक पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसे क्या कर सकते हैं? उसको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। और इन्हें डिसक्वालीफाई कौन करता है? इसको डिसक्वालीफाई करता है वहाँ का चेयरमैन। जैसे कि अगर लोकसभा है तो ये किसकी ड्यूटी बनेगी? स्पीकर की, ठीक है। और जो अगर राज्यसभा है तो उसमें किसकी बनेगी? उसके चेयरमैन की। तो रिस्पेक्टिव जो चेयरमैन्स होते हैं उनकी ड्यूटी बनेगी इनके अगेंस्ट क्या लेने? एक्शन लेने की। और जो आपका 52nd अमेंडमेंट था 1985 का, तो ये कौन से शेड्यूल में है? ये है आपका 10th शेड्यूल। टोटल हमारे कितने शेड्यूल हैं? आपके 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। और इसे जो आपका 52nd अमेंडमेंट था, इसको स्ट्रॉन्ग किसने किया था? आगे फिर से एक अमेंडमेंट हुई थी जो कि आपकी हुई थी 91st अमेंडमेंट 2003 में। इसमें इन्होंने क्या कर दिया था कि जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर है वह कितने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने बंदे रख सकता है? आपके 15% ऑफ लोकसभा मेंबर्स, ठीक है। और वैसे ही सीएम भी आपका रख सकता है 15% ऑफ आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। बात करें अगर हम 51st अमेंडमेंट की, तो इसमें क्या था? आपका नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में सीट्स है वह रिजर्व रखी गई थी किनके लिए? एसटी के लिए। और जो 54th अमेंडमेंट है इसमें क्या है? इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो आपके अदर जजेस हैं इनकी सैलरी के इंक्रीज करने के रिगार्डिंग बात की गई है। जो आपकी ये सैलरी इंक्रीज जो करते हैं ये किसके हाथ में होता है? ये आपके पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग होती है। Now moving to question number 17. Which amendment to the Constitution inserted a new article 21A providing right to education in the Constitution? तो जैसे कि इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, तो ये आपकी कौन सी अमेंडमेंट थी? ये थी आपकी 86th अमेंडमेंट, जो कि आपकी हुई थी 2002 में। आर्टिकल 45 था डीपीएसपी में, इसके रिगार्डिंग बात की गई है। 21A है फंडामेंटल राइट्स और 51A है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। बात करें अगर हम इसमें 89th अमेंडमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या किया था? बाइफरकेट किया था। बाइफरकेट मतलब कि अलग किया था किसको? हमने पहले आपका जो एससी और एसटी का एक ही कमीशन होता था, तो इन्हें हमने चेंज कर दिया था। एससी और एसटी के कमीशन को 89th अमेंडमेंट के दौरान। और इसमें हमारा जो आर्टिकल था 338, इसमें हम लाए थे 338A लाए थे, जिसमें कि 338 में बात की गई है एससी के बारे में और 338A में बात की है अब एसटी के बारे में। आपका जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है वह आपका आता है अंडर आर्टिकल दिस, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वह आता है आपका आर्टिकल 338 के अंडर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18. सिक्किम बिकम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बाय द फॉलोइंग अमेंडमेंट। तो यह आपकी कौन सी अमेंडमेंट है? ये तो अब आपको याद होगी। तो एसोसिएट स्टेट का बात किया गया है, तो यह आपकी हुई थी 35th अमेंडमेंट। और सिक्किम ही आपकी पहली ऐसी स्टेट थी जो कि आपकी कौन सी थी? बनी थी स्टेट ये आपकी ऑर्गेनिक स्टेट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट यूटी कौन सी हुई थी ऑर्गेनिक। Question number 19 is functions to be assigned to panchayats by 73rd amendment of constitution are mentioned in। तो यह आपके कौन से स्केड्यूल में मेंशंस हैं जो आपके पंचायत को फंक्शंस असाइन किए गए हैं?
तो यह आपके मैंने आपको बताया था कौन से थे, ये आपके 11 शेड्यूल में। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर क्या है, जो पंचायत है वह आपकी 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। और ये कौन से आर्टिकल में आती है, आपकी पंचायत 243A से O तक आती है। 10th शेड्यूल में क्या था आपका, एंटी डिफेक्शन, जो कि कौन सी अमेंडमेंट में आया था, 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, और इसमें क्या था कि जो एक इंसान एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज कर जाता है तो उसके बारे में ये बात की गई है इसमें। और 12th शेड्यूल में आपका क्या है, 12th शेड्यूल में है आपका म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात की गई है। सो वेल हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी। Question number 20 is the first amendment to the constitution carried out in 1951 related to। तो जो आपकी सबसे पहली अमेंडमेंट की गई थी वह किससे रिलेटेड थी, तो वे थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स। तो इसके रिगार्डिंग आपकी की गई थी और ये कब हुई थी आपकी अमेंडमेंट, 1951 में। Question number 21 is by which one of the following constitutional amendment Delhi has become national capital region। तो आपकी कौन सी ऐसी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कि जो आपकी दिल्ली है उसे क्या कर दिया था, NCR बना दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। तो ये आपकी कौन सी अमेंडमेंट थी, अगर हम बात करें 61st अमेंडमेंट की, तो ये मैंने आपको बताया था ये कौन सी थी आपकी, जिसमें कि आपकी एज कर दी थी 21 से 18 ईयर्स वोटिंग एज। 69th अमेंडमेंट इसका आंसर रहेगा। इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो आपकी दिल्ली है इसी अमेंडमेंट के टाइम पे दिल्ली को बना दिया गया था NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। 71st अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, जो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर इसके बाद एक अमेंडमेंट और आई थी जिसमें कि 4 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी और उसके बाद जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस आ गई थी। तो वह आपकी कौन सी थी अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, जो कि 2003 में हुई थी। और इसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको कैसे याद रखना है, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सब्जेक्ट है। वैसे तो मैंने ये ट्रिक दी है याद करने के लिए। तो डी से आपकी डोगरी रहेगी, बी से आपकी बोडो रहेगी, एम से आपकी मैथिली रहेगी और एस से आपकी संथाली लैंग्वेज रहेगी। तो इसे याद रखने के लिए आप DBMS याद रखें। और इसके बाद जो आपकी टोटल लैंग्वेजेस होगी थी ये आपकी हैं 22 लैंग्वेजेस, जो कि आपकी ऑफिशियल, जो कि आपकी किस में है, 8th शेड्यूल में इनके बारे में लिखा गया है। Now moving to question number 22. The 79th amendment of the Indian Constitution is related to। तो जो आपकी 79th amendment है ये किससे रिलेटेड है, तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ SC एंड STs इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। जो आपका सेंटर स्टेट रिलेशन है इसमें आप एक चीज़ याद रखना, ये पहली बात तो आपका बना था अंडर आर्टिकल 263 में। इसमें आपने 2 कमीशन याद रखने हैं जो कि पेपर में पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में लगा देते हैं। 1983 में आपका आया था सरकारिया कमीशन, किसके लिए, आपका सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। और एक आया था आपका 2007 में, कौन सा कमीशन, पुंछी कमीशन। ठीक है। Question number 23rd is the 73rd constitutional amendment 1992 refers to। तो ये किसके बारे में बात करता है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 73rd अमेंडमेंट 1992 में आपका PRI की बात की गई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। और इसमें आपके कितने सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है पंचायत, 29 पे। और कौन से शेड्यूल में आता है ये आपका 11, और आर्टिकल आपका आता है 243A से O तक। Question number 24 is which one of the following amendment to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers।
तो आपने ये बताना है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार के लिए किसी भी मामले को वापस भेजने का अधिकार देता है। तो ये कौन सी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कर सकता है आपका प्रेसिडेंट है, वह सेंड कर सकता है फिर से मैटर को रिकंसिडरेशन के लिए। तो वह आपका है अमेंडमेंट नंबर 44 जो कि आपका हुआ था 1978 में। और इसी अमेंडमेंट में आपका क्या हुआ था, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है उसे लीगल राइट बना दिया गया था। और जो आपकी ये प्रेसिडेंट सेंड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फिर से रिकंसिडरेशन के लिए बिल को, तो वह आपका आता है सस्पेंसिव वीटो में। और इस टाइम पे आपकी कौन सी गवर्नमेंट थी, आपकी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी। Question number 25th is which constitutional amendment act deals with the disqualification of MPs and MLAs? तो कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है आपकी जिसमें कि डिसक्वालीफाई किया जा सकता है एमपीज और एमएलएस को। तो इन्हें डिसक्वालीफाई किया जा सकता है दो बेसिस के ऊपर, एक है आपका क्वालिफिकेशन और दूसरा है कि जब ये क्या मैंने आपको बताया था ना, पार्टी चेंज कर लें, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो ये तब क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर इन्हें डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। और वह आपकी कौन सी अमेंडमेंट थी, 52nd अमेंडमेंट 1985। वैसे हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इनकी अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखें। और जो अगर क्वालिफिकेशन बेसिस के ऊपर इन्हें डिसक्वालीफाई किया जाता है तो कौन करता है, प्रेसिडेंट। और किसकी कंसिडरेशन लेता है, वह आपके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की। और जो अगर एंटी डिफेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाए तो कौन करता है, ये आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने आपको पहले ये बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 इज द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय। तो जो आपका 9th शेड्यूल है ये आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कब ऐड किया गया है, तो ये कौन सी अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, ये किया गया है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट। और इसमें आपका 9th शेड्यूल में किसके बारे में बात की गई है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Which one of the following bill must be passed by each house of Indian Parliament separately by special majority? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पेशल मेजॉरिटी वाली बात कहाँ की जाती है, वह आपकी की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। और जब हमने अमेंडमेंट की जाती है तो कौन सा था आपका 368। और स्पेशल मेजॉरिटी, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी वाला था और दूसरा क्या था, स्पेशल मेजॉरिटी तो होनी चाहिए दोनों हाउसेस की, प्लस हाफ ऑफ द जो आपकी स्टेट्स हैं उनकी भी सहमति होनी चाहिए। और ये कौन से पार्ट में आता है आपका, पार्ट 20 में। मनी बिल की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 110 में। Question number 28 is which of the following constitutional amendments are related to raising the number of members of Lok Sabha related to be elected from the state? तो आपने यह बताना है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कि आपके जो लोकसभा के मेंबर्स हैं इनको क्या किया जा सकता है, इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो ये आपकी थी अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट एंड 31st अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट हुई थी आपकी 1956 में और 31st अमेंडमेंट हुई थी आपकी 1973 में, जिसमें कि इसके बारे में बात की हुई है। Question number 29 is which of the following constitutional amendment act deals with elementary education as a fundamental right? तो ये अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा, तो इसका आंसर रहेगा 86th अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपकी आई थी 2002 में, जिसने कि आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट बना दिया था। और कौन सा आर्टिकल इंसर्ट हुआ था, आर्टिकल 21A। जो 21A है ना, ए का मतलब होता है कि इन्होंने अमेंडमेंट करी होती है, ठीक है, इसका मतलब जो होता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये कैपिटल में था ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीक्स दैट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर एंड इन अ स्टेट मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दैट स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी ऐसी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कि क्या बता दिया गया था कि कितने परसेंट जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वह आपके कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने परसेंट आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ लोकसभा ऑफ मेंबर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और वैसे ही आपकी स्टेट में भी है, अगर स्टेट में जो आपकी
कितने परसेंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये आपकी अमेंडमेंट कौन सी हुई थी, आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आप। तो ये है आपका 91st अमेंडमेंट और ये कौन से ईयर में हुई थी, आपकी 2003 में की गई थी। ठीक है, सो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब हम जो लास्ट सेशन में क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है, ये जो वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी को कौन से आर्टिकल में आता है फंडामेंटल राइट्स में, तो ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 17 में। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो डीपीएसपी के बारे में यह बात किसने बोली थी कि जो डीपीएसपी हैं आर लाइक बैंक चेक हुज पेमेंट इज़ डन बाय बैंक एट हिज ओन विल। तो ये किसने कहा था, ये आपका कहा था केटी शाह जी ने। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर डीपीएसपी आपके क्या हैं वुड हैव नॉट बीन एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, तो जो आपका देश का नागरिक है वह कहाँ जाएगा, तो वह कहाँ जाएगा, वह कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि जो आपके डीपीएसपी हैं ये नॉन जस्टिशिएबल हैं और इनके लिए जो आपकी जो सरकार है वह जवाबदेही नहीं है। सो अब हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, इनका आपने मुझे आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। इसके साथ आप ये भी बताएंगे कि पंचायती राज में आपके कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और ये कौन से आर्टिकल में आता है और कौन से स्केड्यूल में भी आता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, reservation for the scheduled caste and scheduled tribe in the service has been provided in the Indian Constitution। तो ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन और कल अब हम आएंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ।